हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 6, जिसमें धारा 61 से लेकर धारा 90 तक दिया गया है कि किसी व्यक्ति की हाजिरी किस तरीके से सुनिश्चित की जा सकती है, यानी समन, वारंट, उद्घोषणा, कुर्की या कोई अन्य आदेशिकाएं किस तरीके से भेजी जा सकती है और इसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जानने और समझने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों, अगर आप मेरी ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, ताकि मैं लॉ से जुड़े किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं और एक एक करके धारा 61 से लेके धारा 90 तक को हम बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझ। धारा 61 से लेकर धारा 69 तक समन के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम धारा 61 को समन का प्रारूप के बारे में जानेंगे। तो न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित और 2 कॉपी में जारी होगा तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ उस न्यायालय का मुद्रा लगी होगी। धारा 61 की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि साधारण समन मामले में अभियुक्त की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया जाता है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 62, समन की तामील कैसे की जाएगी। तो धारा 62 में समन कैसे पहुंचाई जाएगी इसके बारे में दिया गया है। इसमें 2 बातें बताई गई है कि पहला, प्रत्येक समन की तामीली पुलिस अधिकारी द्वारा या दूसरा राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत जारी करने वाला न्यायालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य सरकारी व्यक्ति द्वारा की जाएगी। इसके साथ में समन की तामीली अभियुक्त को निजी रूप से एक कॉपी देकर की जाएगी। अगर तामील करने वाला अधिकारी चाहे तो समन की दूसरी कॉपी पर नामित व्यक्ति से हस्ताक्षर करवा सकता है, जो रसीद में इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद हम जानते हैं धारा 63, निगमित निकाय और सोसाइटियों पर समन की तामील। तो धारा 63 में निगमित निकाय यानी कॉर्पोरेट बॉडी और सोसाइटी में समन कैसे पहुंचाई जाएगी इसके बारे में दिया गया है। तो किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव यानी सेक्रेटरी, स्थानीय प्रबंधक यानी लोकल मैनेजर या प्रधान अधिकारी यानी प्रिंसिपल ऑफिसर के द्वारा करवाई जा सकती है, या भारत के निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। लेकिन ऐसे समन की तामीली जब समझी जाएगी जब साधारण डाक द्वारा वह पत्र पहुंच गई है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 64, जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब प्रक्रिया। धारा 64 में जिस व्यक्ति के नाम समन जारी हुआ है और वह व्यक्ति उस स्थान पर नहीं मिलता है, तब समन अधिकारी क्या कर सकता है इसके बारे में दिया गया है। तो जब समन अधिकारी पूरी कोशिश के बावजूद भी नामित व्यक्ति से नहीं मिल पाता जिससे समन तामील करवाई जा सके, तब समन अधिकारी उस नामित व्यक्ति के परिवार के किसी भी वयस्क यानी अडल्ट पुरुष को तामील करवा सकता है और समन की दूसरी कॉपी पर हस्ताक्षर करवाकर वापस न्यायालय में जमा कर देगा। लेकिन घर के नौकर को समन नहीं देख सकता, क्योंकि नौकर परिवार के व्यक्ति में नहीं आता है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 65 को, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। तो धारा 65 में पिछली धाराओं यानी 62, 63, 64 के अधीन समन तामील नहीं करवाई जा सकी तब क्या होगा इसके बारे में बताया गया। तो जब समन अधिकारी समन लेकर जाता है तब उसने पिछली धाराओं यानी 62, 63, 64 के अधीन पूरी कोशिश करने पर भी समन तामील नहीं करवा पाता, तब धारा 65 के तहत नामित व्यक्ति के निवास स्थान पर, जहां हर व्यक्ति देख सकता है, जैसे घर के मेन गेट पर चिपका देगा और इस बात की सूचना न्यायालय को दे देगा। न्यायालय की जांच में यह सारी बातें सच पाई जाती है, तब न्यायालय समझ लेगा कि नामित व्यक्ति को समन पहुंचा दी गई है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 66 को, जिसमें दिया गया सरकारी सेवक पर तामील के बारे में। तो धारा 66 में सरकारी कर्मचारी के नाम समन जारी हुई है, तो सरकारी कर्मचारी को समन कैसे तामील करवाई जाएगी इसके बारे में बताया गया। तो जब किसी सरकारी कर्मचारी के नाम समन जारी होता है और वह सरकारी सेवा में है, उस स्थिति में न्यायालय समन की 2 कॉपी उस कार्यालय के अधीक्षक यानी हेड ऑफिसर को भेजेगा और अधीक्षक धारा 62 के अनुसार नामित कर्मचारी को तामील करवाएगा तथा दूसरी कॉपी पर नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ अपना हस्ताक्षर करके न्यायालय में वापस भेज देगा। अगर संबंधित कार्यालय के अधीक्षक यानी हेड ऑफ ऑफिसर समन लेने से मना करता है तो न्यायालय के अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी होगा। इसके बाद हम जानते हैं धारा 67 को, सेक्शन 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। धारा 67 में
जिस व्यक्ति के नाम समन जारी हुई है उस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्र से बाहर व्यक्ति रहता है, तब किस प्रकार समन तामील करवाई जाएगी, इसके बारे में बताई गई है। जब नामित व्यक्ति के नाम समन जारी होता है तो वह नामित व्यक्ति दूसरे न्यायालय के स्थानीय क्षेत्र में रहने के दशा में न्यायालय समन की 2 कॉपी उस स्थानीय क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को भेजेगा। यदि ऐसी समन महानगर में भेजी जानी है तो समन की 2 कॉपी उस महानगर मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी। अगर कोई ऐसी नियम हो तो जिला मजिस्ट्रेट डीएम को भी भेजी जा सकती है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 68 को यानी सेक्शन 68, ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। धारा 68 में जब न्यायालय के बाहर स्थानीय क्षेत्र में समन भेजी गई है, इस प्रकार के समन तामील हुई है या नहीं हुई है, इसके सबूत के बारे में बताई गई है। तो जब न्यायालय समन की तामीली अपने स्थानीय क्षेत्र के बाहर भेजता है, तब जिस अधिकारी ने समन तामील करवाई है वह सुनवाई के समय न्यायालय में किसी कारण से उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय 2 प्रकार के साक्ष्य यानी एविडेंस को देखकर ही समझेगा कि समन नामित व्यक्ति को तामील हुई है या नहीं। तो सबसे पहले है शपथ, यानी समन अधिकारी शपथ पत्र पर न्यायालय को बताएगा कि उसने नामित व्यक्ति को समन तामील करवा दिया है। और दूसरी बात है समन की दूसरी कॉपी पर पृष्ठांकन, यानी जिस व्यक्ति को समन दिया गया है उस व्यक्ति से समन की दूसरी कॉपी पर हस्ताक्षर करवाया है और इस बात का प्राथमिक साक्ष्य होगा कि उस व्यक्ति ने समन स्वीकार कर लिया है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 69 के बारे में। तो साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील के बारे में धारा 69 कहता है। तो धारा 69 में साक्षी को न्यायालय में बुलाने के लिए देरी न हो इसलिए समन की दूसरी कॉपी डाक द्वारा भेजे जाने के बारे में बताई गई है। तो जब किसी साक्षी यानी विटनेस को न्यायालय में बुलाने की समन जारी किया जाता है तो न्यायालय के पास यह शक्ति है कि दूसरी कॉपी को रेस्ट्रिक्टेड डाक द्वारा भेजने का आदेश जारी कर सकता है। अगर साक्षी ने समन लेने से इनकार कर देता है तो डाक विभाग द्वारा इस बात को लिखकर न्यायालय में लौटा देगा और न्यायालय इस प्रकार से समन तामीली की उद्घोषणा कर सकता है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 70 से लेकर धारा 81 तक, जिसमें गिरफ्तारी का वारंट के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम धारा 70 को देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। तो धारा 70 में वारंट कॉपी किस तरह जारी किया जा सकता है तथा वह कब तक रद्द नहीं हो सकता, इसके बारे में बताई गई है। जब न्यायालय को लगता है कि अपराधी समन लेने के बाद भी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा या कोई खतरनाक किस्म का अपराध कर दिया है और वो बिना गिरफ्तारी के न्यायालय में हाजिर नहीं हो सकता या कहीं भाग सकता है, तब न्यायालय खुद अपराध किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी के नाम वारंट लिखित रूप में जारी कर सकता है तथा पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा लगी हुई होगी। इसी प्रकार का वारंट तब तक जारी रह सकता है जब तक जारी करने वाला न्यायालय खुद रद्द नहीं कर देता। इसके बाद हम जानते हैं धारा 71 को, प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। तो धारा 71 में जमानती वारंट में बंधन पत्र यानी बेल बॉन्ड लेकर व्यक्ति को छोड़ देने के बारे में बताई गई। तो जब गिरफ्तारी वारंट न्यायालय जारी करता है और न्यायालय को लगता है यह अपराध जमानती अपराध में आता है तो वारंट पर लिख कर देगा कि जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वह न्यायालय में हाजिर होने के लिए बंधन पत्र यानी बेल बॉन्ड प्रतिभूति सहित या रहित दे देता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को छोड़ देगा। इसके बाद हम जानते हैं धारा 72 को, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। तो धारा 72 में वारंट किस व्यक्ति के नाम जारी होगा तथा उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है इसके बारे में बताई गई है। तो न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट किसी एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी के नाम जारी कर सकता है। अगर गिरफ्तारी वारंट के अनुसार व्यक्ति अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करने की आवश्यक है तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम भी जारी कर सकता है। ऐसा वारंट भारत के किसी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है। इसका मतलब है व्यक्ति यानी अपराधी को भारत के किसी भी स्थान से गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 73 को, तो वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। इसमें धारा 73 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी साबित हुए अपराधी भाग जाए या उद्घोषित अपराधी या अजमानती अपराध के अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जिसके भूमि या कब्जे में अपराधी है उस व्यक्ति के नाम वारंट जारी कर सकता है तथा वह व्यक्ति उस अपराधी को गिरफ्तार करके वारंट के साथ
अपराधी को नजदीक के पुलिस थाने के हवाले कर देगा तथा उस पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी अगर धारा 71 के तहत उस अपराधी को बंधन पत्र यानी बेल बॉन्ड लेकर छोड़ने का आदेश दिया गया है न्यायालय द्वारा, तो उस व्यक्ति को उस अपराधी से बेल बॉन्ड यानी बंधन पत्र लेकर पुलिस उस व्यक्ति को छोड़ देगा। इसके बाद हम जानते हैं धारा 74 को, जिसमें दिया गया पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। न्यायालय जब किसी पुलिस अधिकारी के नाम वारंट जारी करता है, वह पुलिस अधिकारी छुट्टी या किसी अन्य अपराध की जांच करने में लगा है, तो वह अपने साथी पुलिस अधिकारी के नाम जारी कर सकता है, यानी उसको बता सकता है, उसको दे सकता है। तथा ऐसे जारी हुए पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उस वारंट का निष्पादन करे। इसके बाद हम जानते हैं धारा 75 को, वारंट के सार की सूचना। जिस पुलिस अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को वारंट निष्पादन करने के लिए वारंट मिला है, वह पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब अपराधी को गिरफ्तार कर लेता है तब उसको बताएगा कि वह किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है तथा किस न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाएगा। अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति यानी अपराधी को वारंट दिखाने के लिए कहता है, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो उसको गिरफ्तार कर रहा है वो वारंट को उसको दिखाएगा। इसके बाद हम जानते हैं धारा 76 को, जिसमें दिया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। तो धारा 76 के अनुसार वारंट के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 71 के तहत नहीं छोड़ा जा सकता, तब उसे बिना किसी विलंब के 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 77 को, वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता। न्यायालय द्वारा जारी वारंट भारत के किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 78 को, आधिकारिकता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। तो धारा 78 में जब वारंट का निष्पादन किसी दूसरे न्यायालय के स्थानीय अधिकारिकता में करनी है तो क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बताई गई है। तो न्यायालय को लगता है कि व्यक्ति जो अपराधी को गिरफ्तार करना है वो दूसरे न्यायालय के स्थानीय क्षेत्र में रहता है, तब न्यायालय इस प्रकार के वारंट को डाक द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या जिला पुलिस आयुक्त यानी डीएसपी या पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज सकता है। और इस प्रकार के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस आयुक्त या पुलिस आयुक्त अपना नाम दर्ज करके पिछली धाराओं के तहत गिरफ्तार करके वारंट का निष्पादन कर सकता है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 79 यानी सेक्शन 79, आधिकारिकता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। जब न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारी के नाम वारंट जारी करता है और जारी किए गए वारंट पर अपराधी उस पुलिस अधिकारी के क्षेत्र से बाहर है, तब उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी एसआई के पास वारंट को भेज सकता है तथा वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो एसआई है उस पर अपना नाम दर्ज करके पुलिस अधिकारी ने वारंट भेजा है, जिस भी पुलिस अधिकारी ने इस वारंट को भेजा है उसका मदद करेगा, उस गिरफ्तारी में उसका सहयोग करेंगे। इसके बाद हम जानते हैं धारा 80 को, जिसमें जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया के बारे में बताई गई है। तो धारा 80 कहता है जब गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है और उसका निष्पादन दूसरे जिला के अंतर्गत होता है, तब अगर गिरफ्तारी स्थल से जारी किया गया न्यायालय 30 किलोमीटर के अंदर है तब उस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, नहीं तो उस स्थानीय क्षेत्र के नजदीक के न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं धारा 81 को, तो उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। तो धारा 81 कहता है जब जारी किए गए न्यायालय का वारंट का निष्पादन दूसरे स्थानीय अधिकारिकता में की जाती है तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पहचान कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस आयुक्त या पुलिस आयुक्त करेगा तथा ऐसा वारंट धारा 71 के तहत बंधन पत्र यानी बेल बॉन्ड लेकर छोड़े जाने का है, तब उस व्यक्ति उस अपराधी को छोड़ देगा, नहीं तो अजमानती अपराध के तहत अपराध है तो उस स्थान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम या सेशन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा तथा जज धारा 437 के अनुसार विचार करेंगे कि उस व्यक्ति को क्या करना है। इसके बाद हम जानेंगे धारा 82 से लेकर धारा 86 तक, जिसमें उद्घोषणा और कुर्की के बारे में बताई गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे धारा 82 के बारे में। तो फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा धारा 82 के अनुसार किसी व्यक्ति यानी अपराधी के खिलाफ न्यायालय तब उद्घोषणा जारी करेगा जब न्यायालय को सबूत के आधार पर या सबूत के बिना विश्वास हो जाता है कि अपराधी फरार हो चुका है अथवा वारंट के तहत गिरफ्तारी से बच रहा है यानी खुद को छिपा रहा है, तब न्यायालय लिखित उद्घोषणा जारी कर सकता है कि व्यक्ति यानी अपराधी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। और ऐसी उद्घोषणा व्यक्ति के गांव या नगर या व्यक्ति जिस घर में रहता है
उस जगह के सार्वजनिक स्थान पर उद्घोषणा की एक कॉपी का दी जाएगी। साथ में अगर न्यायालय ठीक समझे तो व्यक्ति जिस स्थान निवास पर रहता है उसके दैनिक समाचार पत्र में उद्घोषणा की एक कॉपी छापने के आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 83 के बारे में, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। जब न्यायालय के द्वारा उद्घोषणा जारी करने के बाद भी व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं होता, तब उद्घोषणा जारी हुए व्यक्ति की संपत्ति जो जंगम या स्थावर, जिसे हम मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, दोनों प्रकार की संपत्ति की कुर्की करने का आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 84 के बारे में, कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। धारा 83 के तहत कुर्क की गई संपत्ति पर उद्घोषित व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति आपत्ति या दावा कर सकता है। अगर इस कुर्क संपत्ति में कोई हित हो तब ऐसा वह आपत्ति या दावा कर सकता है, लेकिन यह जो आपत्ति जो दावा होगा वो 6 महीने के अंदर करना होगा। नहीं तो अगर 6 महीने के बाद वो अगर आपत्ति दावा करता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं धारा 85 को, तो कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। तो धारा 85 कहता है कि कुर्क संपत्ति निर्मुक्त यानी रिलीज या विक्रय और वापस किया जा सकता है। यानी धारा 83 के अनुसार न्यायालय को यह शक्ति दिया गया है कि न्यायालय उद्घोषणा जारी करते समय कुर्की का आदेश जारी कर सकता है। इस तरह के आदेश में अपराधी उद्घोषणा में दिए गए समय के अनुसार न्यायालय में हाजिर हो जाता है, तब उसका कुर्क की हुई संपत्ति वापस कर सकता है। नहीं तो कुर्की के 6 महीने के अंदर अन्य व्यक्ति आपत्ति या दावा उस संपत्ति पर नहीं करता है, तब राज्य सरकार उस संपत्ति में खराब हो रहे संपत्ति को बेच सकता है। अगर इसके अलावा कुर्की के 2 वर्ष के बाद व्यक्ति को गिरफ्तार करके या खुद न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जाता है और वह न्यायालय में साबित कर देता है कि वह गिरफ्तारी से नहीं बच रहा था, बल्कि उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि न्यायालय द्वारा समन, वारंट या उद्घोषणा जारी किया गया उसको गिरफ्तार करने के लिए, तब न्यायालय उसके संपत्ति की वापस कर सकता है। मगर जो कुर्की पर खर्च हुआ है वो न्यायालय उस संपत्ति में से ले लेगा या उस संपत्ति में से रख लेगा। इसके बाद हम जानते हैं धारा 86 को, कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। तो धारा 86 कहता है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की गई है और वह किसी तरह से न्यायालय के समक्ष न्यायालय में हाजिर होता है और वह अपनी संपत्ति के वापसी की अर्जी लगाता है और न्यायालय अर्जी नामंजूर कर देता है, तो वह व्यक्ति धारा 86 के तहत अपील कर सकता। इसके बाद हम जानेंगे धारा 87 से 90 तक, जिसमें आदेशिकाओं के अन्य नियम के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे धारा 87 को, तो समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। न्यायालय किसी भी ऐसे मामलों में समन जारी करने के जगह पर वारंट जारी कर सकता है, किंतु इसके 2 कारण है। सबसे पहला है, न्यायालय को लगता है कि समन जारी करने से व्यक्ति नियत समय पर न्यायालय में हाजिर नहीं हो सकता, यानी वो फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा। दूसरा है, न्यायालय में साबित कर दिया जाता है कि व्यक्ति समन दंड प्रक्रिया के धाराओं के अनुसार पहुंचा दिया गया है और व्यक्ति को पूरा अवसर दिया गया कि वो न्यायालय में हाजिर, उसको पूरा अवसर मिला है। इसके बाद हम जानेंगे धारा 88 के बारे में, यानी हाजिरी के लिए बंधन पत्र बेल बॉन्ड लेने की शक्ति। तो धारा 88 के अनुसार अपराधी या साक्षी से न्यायालय में हाजिर होने के लिए बंधन पत्र बेल बॉन्ड लिया जा सकता है। इसके बारे में धारा 88 में बताई गई है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 89 को, हाजिरी का बंधन पत्र भंग करने पर गिरफ्तार। न्यायालय को धारा 89 के तहत शक्ति दिया गया है कि अपराधी व्यक्ति बंधन पत्र यानी बेल बॉन्ड पर छोड़ा गया है और वह न्यायालय में बुलाए गए दिनांक पर हाजिर नहीं होता, तो उसका बंधन पत्र यानी बेल बॉन्ड को भंग करके फिर से गिरफ्तार करने का न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद हम जानते हैं धारा 90 के बारे में। इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतः समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। तो धारा 90 के अनुसार अध्याय 6 के तहत न्यायालय में हाजिर होने के लिए जारी किए गए आदेश, नियम, उपबंध, सम्मन तथा गिरफ्तारी के वारंटों के प्रति लागू होंगे। दोस्तों, अभी आपने धारा 61 से लेकर धारा 90 तक अध्याय 6 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको धारा 61 से लेकर धारा 90 तक बहुत ही आसानी से समझने में
आसानी हुई होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और अभी तक आपने विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, ताकि मैं लॉ से जुड़े किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मैं फिर से किसी नए टॉपिक पे, किसी नई धाराओं पे बहुत जल्द मिलने वाला हूं। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।